हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन सिंह जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के पड़ोस में लगी विधानसभा क्षेत्र देरा के लोकप्रिय विधायक श्री होशियार सिंह जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक श्री रविंदर धीमान जी जो जयसिंहपुर से हैं, लोकप्रिय विधायक है श्रीमती रीता धीमान जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष उत्तम जी, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित भाई और बहन, आज फिर से ज्वारी विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे के बाद आना हुआ है और यहां पहुंचने पर जिस गर्मजोशी के साथ आप लोग ने हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये विधानसभा क्षेत्र मैं देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज हम यहां इस मंच पर पहुंचने से पहले एक साथ एक जगह 21 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाओं को खोल करके आए हैं। वो विवाद हमारे सामने आपको भी दिखाई देती है और इससे पहले हमने डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन किया, भवन का उद्घाटन किया, जो नगरोटा सूर्यक है, जिसमें 6 करोड़ 17 लाख की लागत से उसको बना करके हमने तैयार किया। और मैं इनको योग कर रहा था, जोड़ रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि ये सारी योजनाओं को अगर हम टोटल अमाउंट के हिसाब से जोड़ें तो 161 करोड़ 58 लाख रुपए के उद्घाटन शिलान्यास के एक साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक वक्त था यहां किशन कपूर जी बैठे हैं, सरवीर चौधरी जी बैठी हैं, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4-5 करोड़ रुपए की स्कीमें होती थी उद्घाटन और शिलान्यास के लिए, हम बहुत फख्र के साथ जाते थे मुख्यमंत्री के पास कि 5 करोड़ के उद्घाटन है, आप आइए शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आप आइए। और आज हम एक जगह 161 करोड़ 58 लाख रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम यहां पर कर रहे हैं। देखते देखते कितना परिवर्तन आ गया। जब किसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता था, जब मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते थे तो लोग अपनी कुर्सियां छोड़ करके खड़े होकर के स्वागत करते थे, बहुत जोर से करते थे, बहुत ये करते थे, 1 करोड़ रुपए। और आज 161 करोड़
58 लाख के हमने किए तो सब लोगों ने अभी तक ताली नहीं बजाई। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि विकास में तेज गति आई है, तेज गति जिसको बोल सकते हैं। कुछ हमारे मित्र कहते रहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन एक जगह पर 21 शिलान्यास की पट्टिकाएं खोल करके 161 करोड़ रुपए का पुराना इतिहास निकाल करके दिखाएं तो हम भी इस बात को समझ लेंगे कि आपने हमसे ज्यादा कहा। मैं उन बातों में जाना भी नहीं चाहता। हमने काम करना है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके सहयोग और समर्थन से बन करके जो काम कर रही है, जब से सरकार बनी है तब से एक ही काम, सिर्फ काम और काम के सिवाय और कुछ नहीं। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आगे बात करूं, मेरा ये दायित्व बनता कि आप सबका आभार व्यक्त करूं इसके लिए, क्योंकि आप सब लोगों ने पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारे साथ चट्टान की तरह साथ दिया है, सहयोग किया है। बहुत बड़ा संकट कोविड का हमारे सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने चट्टान की तरह साथ दिया। आदमी जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता था कि जिंदगी में ऐसा भी वक्त हमको देखना मिलेगा जब एक वायरस जिसको खुली आंख से देख भी नहीं आप सकते हैं, उसकी वजह से आपको घर के अंदर रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कहा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, अगर घर से बाहर जाएंगे तो कहा जाएगा कि मास्क पहन करके निकलो। कभी जिंदगी में आदमी सोच ही नहीं सकता कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है। हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि बरसात के कारण उनने बहुत बड़ा नुकसान देखा, तूफान के कारण बहुत बड़ा नुकसान देखा, भूकंप के कारण, और भूकंप जो है वो, और कहा जाता कि 1905 का भूकंप जो है वो कांगड़ा में ऐसा आया था जो तबाही मचा करके चला गया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना था कि ऐसी भी कोई चीज आएगी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी डर के मारे सब जो है वो घर के अंदर होना पड़ेगा उसे बचने। विचित्र परिस्थिति हमारे समाज के सामने थी, पूरे देश दुनिया के साथ। आदमी बीमार होता है, परिवार के सारे सदस्य उसकी सेवा में लगते हैं, दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, साथी आते हैं, हाल पूछते हैं, सहारा देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अगर ऐसी भी परिस्थिति आ जाए जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो जो है वो बड़ी संख्या में जो है उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन ये वायरस ऐसा वायरस जिसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी, अगर बीमार हो गए, इस वायरस का संक्रमण हो गया किसी आदमी को, न घर का आदमी जा सकता है पास, न साथी जा सकता है पास, न दोस्त रह सकता है साथ, अकेले रहना पड़ता है। सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात। और इसी कारण आदमी मानसिक रूप से जो है जब बीमार हो जाता था उसके बाद बहुत विचलित हो जाता था। कहां गए सब लोग जो दारू तक होते थे। लोग आना भी चाहते हैं, परिवार के सदस्य सेवा करना चाहते हैं, साथी दोस्त मित्र मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मिलने की इजाजत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि संक्रमण उनको भी हो सकता है। ये बहुत विचित्र परिस्थिति थी।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने इस बड़े संकट के दौर से गुजरते हुए सहयोग दिया हिमाचल प्रदेश सरकार, आदरणीय मोदी जी को, हमारे केंद्र की सरकार। जो कहा गया सरकार की ओर से, केंद्र से, प्रदेश से, आपने उस पर अक्षरशः पालन किया, क्योंकि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे संकट के क्षण में जिस प्रकार से भारत का नेतृत्व कर रहे थे, मजबूती के साथ, इसकी कोई दूसरी मिसाल देखने को पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब दवा काम नहीं कर रही थी, दुआएं काम नहीं कर रही थी, तो एक सहारा था, एक भरोसा था, वो हमारा देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी। ये कुछ करके जाएंगे, ये मोदी जी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सबको एक भरोसा। जब हालात ऐसे बने, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू लगाने की नौबत आई, आदमी को आने में परेशानी, जाने में परेशानी, रहने में परेशानी, खाने में पीने में परेशानी, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े रहे इस भाव के साथ कि आखिरकार जो कुछ भी किया जा रहा है हमारी रक्षा के लिए किया जा रहा है, हमारे जीवन की रक्षा के लिए किया जा रहा है, हमारे परिवार की रक्षा के लिए किया जा रहा है। हमने आप सबसे कहा कि जहां राशन की जरूरत किसी गरीब आदमी को है तो राशन दीजिए, आप लोग ने राशन दिया। हमने कहा कोई आदमी भूखा आपके पड़ोस में है, आपकी पंचायत में, आपके गांव में है, आपने उसको भोजन वहां पर बना करके दिया। हमने कहा मास्क जब तक हमको उपलब्ध सरकार की ओर से सारी बड़ी संख्या में नहीं हो पाते तो आप मास्क बना करके घर घर बांटिए। हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं ने, महिला मंडल ने, महिला मोर्चा ने बड़ी संख्या में मास्क बना करके, कपड़ा लेकर के घर घर बांटे। क्या मदद क्या कर सकते हैं ऐसे संकट के क्षण में? और ये जिम्मेवारी हमारी है, हमको मदद करने के लिए आगे निकलना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, इस बड़े संकट में आप लोगों ने जो साथ दिया है। हमारे सामने विचित्र परिस्थिति थी, प्रदेश के अंदर संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन हमारे हिमाचल के भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो है दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे हुए थे, और थोड़ी संख्या में नहीं थे, लगभग 2.5 लाख से ऊपर लोग जो है दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे हुए थे। बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, लॉकडाउन हो गया, एक कमरे में कई दिनों तक रहते थे। परिवार के लोग यहां चिंतित, बच्चे वहां पढ़ाई के लिए गए थे, वो वहां चिंतित, परेशानी का वो बहुत बड़ा दौर था। हमने एक एक बच्चे को घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में उनके घर तक। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा गए, राजस्थान कोटा। बच्चों ने हमको वीडियो वहां से बना करके भेजे। हम 4 बच्चे, 4 बेटियां यहां कमरे में, इस कमरे में रहती हैं कि यहां पर जहां हम खाना खाते थे ढाबे में, वो ढाबा लॉकडाउन के कारण बंद हो गया, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ में वहां के सांसद से, विधायक से बात की। हमने कहा इस हॉस्टल में हमारे बच्चे हैं, हिमाचल की बच्चियां, खाना नहीं मिल पा रहा है, वहां खाना पहुंचाने का किसी भी तरह से इंतजाम करिए। किया, मदद की उन लोगों ने, लेकिन बच्चे घर आना चाहते थे। भविष्य की चिंता करते हुए बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे। अब जान की चिंता हो गई तो बच्चों ने कहा कि ये पढ़ाई थोड़ी देर के लिए हमको चाहे भले ही रोकनी पड़े, लेकिन हम घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के पास रहना चाहते हैं। रेल यात्रा बंद थी,
बच्चों को वहां से लाना कठिन था। मैंने HRTC की हिमाचल की 50 बसें यहां से रवाना की। कोटा में उन बच्चों को हॉस्टल से निकाला, बस में बिठाया और घर तक पहुंचा दिया। जय राम सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम सीता, जय श्री राम। 5,000 से ज्यादा बच्चे हमारे नौजवान हिमाचल के गोवा में काम करने के लिए गए थे, होटल में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में। मुझे कभी कल्पना नहीं थी इस बात की, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे गोवा में काम करते होंगे। हमको फोन आया, फोन करके कहने लगे कि ढाबे बंद हो गए, होटल बंद हो गए, सारी यहां पर टूरिस्ट की आना जाना बंद हो गया, प्रतिबंध लग गया। हमारे पास अब ना आने का पैसा है, ना खाने का पैसा है, ना रहने का पैसा है, मदद करिए। हमने 5 ट्रेनें वहां से गोवा से स्पेशल ट्रेनें लगाई, उन 5,000 बच्चों को ट्रेन में चढ़ा करके घर पहुंचाया। बेंगलोर में बच्चे, मुंबई में बच्चे, दिल्ली में बच्चे फंसे, हर जगह से बच्चों को घर पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की और हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है। हम ये सेवा का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे विरोधी, हमारे विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे थे। जब बच्चे नहीं आए थे तब हमको छोड़ डाल करके कहने लगते थे, अखबारों में खबरें लगाते थे, जाकर के गवर्नर साहब को मिलकर के आए कि हिमाचल के बच्चे फंसे हुए हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, उन बच्चों को मरने पर छोड़ दिया। और जब हम उन बच्चों को लेकर के घर आए तो राज्यपाल महोदय जी के पास फिर जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गांव गांव में कोरोना फैलाना चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? सिर्फ राजनीति। हमने कहा कि यही कल्पना करिए, अगर यही बच्चे, आपके भी बच्चे अगर फंसे होते तो भी मैं यही करता, उन बच्चों को वहां से लेकर के घर पहुंचाता। वो राजनीति करते रहे और हम सिर्फ सेवा करते रहे। और जिंदगी में सच कह रहा हूं, मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि ये लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगा। जिन लोगों ने इस बड़े संकट, दुनिया के सबसे बड़े संकट के दौरान सेवा का काम किया है, उन लोगों का जिक्र होता रहेगा। ये पीढ़ी जो हमारे सामने जो बैठी है यहां पर, ये आने वाली पीढ़ियों को इस बात को समझाने में अपनी भूमिका निभाएगी। जब कोविड का संकट आया था उस वक्त हमने किस प्रकार से जिंदगी की, और देश के प्रधानमंत्री आज तक जितने भी रहे, कोई भी ऐसे संकट के दौर में से नहीं गुजरे। और प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री कई रहे, बार बार रहे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम गुजरे। अब तो चीजें सामान्य होने की स्थिति में, और मुझे इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई भी देनी है कि इस कोविड के संकट में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात कही कि हमको भारत में जो है वैक्सीन भी भारत में बनानी है, हमें पीपी किट भी भारत में बनानी है, हमको वेंटिलेटर भी भारत में बनाना है, हमको N95 मास्क भी भारत में बनाना है, और बनाएंगे। अब कल्पना करिए, जब ये कोविड शुरू हुआ था भारत में कोई फैक्ट्री नहीं थी, एक आधी फैक्ट्री को छोड़ करके, जहां पीपी किट का निर्माण होता था। पीपी किट का मतलब समझे आप ना, जिसको पहन करके डॉक्टर इलाज करने के लिए जाता है, वो लंबा कोट। और आज देखिए, जहां भारत में एक पीपी किट उस वक्त नहीं बनती थी, आज भारत में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट बनती है। और भारत के लिए तो जरूरत है, उसको पूरा करते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी पीपी किट हम भेज रहे हैं। जो लोग बहुत सारी बातें हमसे पूछते हैं, डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी में जब अगर आदमी गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तो उसके लिए वेंटिलेटर बहुत लाजमी है, जरूरी है। मैंने कहा वेंटिलेटर है ना? बोलते साहब हमारे पास 50 कर वेंटिलेटर है, लेकिन 50 में भी बहुत सारे काम नहीं करते। आज कल्पना करिए कि एक पार्टी को इस प्रदेश में 50 वर्षों से ज्यादा सत्ता मिले,
और 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में वेंटिलेटर का नंबर कितना था? 50 भी नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। एक सप्ताह के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हमारी बात मुख्यमंत्री की हुई, तो सप्ताह के बाद 500 वेंटिलेटर एक साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने मांगे और हमसे हिसाब पूछे। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि जिस आदमी को इस संकट के दौर में से गुजरना पड़ा उसको परेशानी जरूर हुई, क्योंकि मैं खुद इस दौर में से गुजरा। जब ये दौर आता तो बहुत परेशानी होती है। जो लोग हॉस्पिटल में हुए, हॉस्पिटल में घर में जहां उनको जो सुविधाएं होती थी वो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाना कठिन था, मुश्किल था, लेकिन जितना संभव हो पाया फिर भी हमने करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर के हमें हमेशा इस बात की पीड़ा जरूर रहेगी कि जो संकट के दौर में से गुजरा उनको परेशानी रही, और उस परेशानी को कम करने की कोशिश तो हमने की, लेकिन उस परेशानी को खत्म करना वो संभव नहीं था। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, इसका हमें बहुत अफसोस है। मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। भले की वैक्सीन लग रही है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन इस वक्त वैक्सीन का अभियान भारत में चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक भी हमको सावधानी तो बरतनी ही होगी। मैं यहां कार्यक्रम में आपके आ रहा था तो अखबार में खबर देख रहा था, मैं मंडी की शिवरात्रि थी, और स्वाभाविक रूप से बड़े त्योहार एक साल के बाद आते हैं तो शिवरात्रि बड़े जोर से वहां पर मनाते हैं लोग। जब जलेब निकली तो भीड़ ज्यादा हो गई। बहुत सारे मित्रों ने लिखा, बहुत सारे मित्रों ने बोला भी, और जब आपके बीच में आज से ऐसे कार्यक्रमों, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम आ रहे हैं तो भी स्वाभाविक रूप से कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन रुकना भी आखिरकार कब तक होगा, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। ऐसे में जितनी सावधानी बरत सकते हैं उसका सावधानी को हमको जरूर करना चाहिए, लेकिन आखिरकार अब कोरोना रुकता है या नहीं रुकता है, लेकिन आदमी नहीं रुकना चाहिए। काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। इसलिए इस भाव के साथ, मजबूती के साथ मेरा आप सबसे भी इस बात की निवेदन है, जो वैक्सीन का अभियान चल रहा है उसमें आप सहयोग दें और अपने जो कामकाज को किसी भी तरह से प्रभावित ना होने दें। संकट अगर बढ़ेगा तो देखेंगे, विचार करेंगे। आज भी पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है, कर्फ्यू लगने वाला है, लॉकडाउन होने वाला। मैंने कहा मेहरबानी भगवान की लिया सब फुल हो, ये नहीं आना चाहिए, तो ये हालात नहीं बनने चाहिए। बनेंगे तो परिस्थिति देखेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वो चिंता का विषय है और हमको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। ये मेरा आप सबसे भी निवेदन है। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया। कुछ मित्र बहुत परेशान होते हैं, सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद कहने लगे बहुत मुश्किल है। हमने कहा क्या मुश्किल है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। प्रदेश चलाना इतना सरल नहीं होता है। कई लोग बोलते थे, कई लोग मुंह के सामने भी बोल देते थे, कई बार पीठ के पीछे बोलते थे, गप्पे मारते थे, बात करते थे। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, प्रदेश चलाना सरल नहीं है, इतना कठिन होता है। लेकिन इस भाव को मन से निकालने की आवश्यकता उन मित्रों को हमें 3 साल लगेंगे। ये जरूरी नहीं कि वही लोग चला सकते हैं जिनके बारे में वो कल्पना करते हैं। इस प्रदेश को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे लोग इस प्रदेश के अंदर हैं, नेतृत्व है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी,
परिवार की ही बातें करते रहते हैं। पिता बेटे की तारीफ करता है, पुत्र बाप की तारीफ करते हैं। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, ना ही राजनीति में होगा। हम एक गरीब परिवार से उठ करके आए हैं, गरीबी को करीब से देखा, उस दौर को देखा। जब हम स्कूल जाते थे 9 किलोमीटर जाता था, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर का सफर एक दिन का करता था। हमने अपने हाथों से खेत में भी हल चलाया है। हमने अपनी पीठ पर जो है वो सेब उतार करके जो है वो पेटियां वो जो है वो जहां आगे जहां भेजनी होती है, गाड़ियों में भेजनी होती है, वहां तक भी पहुंचाई, मेहनत की है। इसलिए बहुत सारी चीजों को जो जीवन में हमको सीखने का मौका मिला, वो अनुभव काम आया है। और इस भाव को, मुझे इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता का। सिर्फ बड़े बाप का बेटा ही इस प्रदेश में शासन करेगा, ये सारी बातों को आपने जो है ठिकाने लगा दिया और आपको लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा सहयोग। परीक्षा के दौर एक ने अनेक आए। लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में यही पत्रकार हमसे पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी। हमने कहा कि 4 आएंगी। हमने कहा 4 हैं, 4 ही होंगी, 5 नहीं हो सकती। भाई 4 ही हैं तो सीटें ही 4 हैं तो 4 ही होंगी। लेकिन मन में हमेशा एक भाव रहता था कि जीत ऐसी अलग से होनी चाहिए जिस जीत का लंबा इतिहास रहे, दर्ज रहे, इतिहास के पन्नों पर रहे। और इसलिए हमने कहा कि जीत को शानदार बनाने के लिए सब साथियों के साथ बैठे बात की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग से लोकसभा 2019 की जीत को हम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने में सफल। चारों लोकसभा को जीते, लेकिन बहुत बड़े सारे तमाम आज तक के जितने जीत के अंतर थे, सारे अंतर को तोड़ करके जीते। और हिमाचल प्रदेश में इस बात का भी इतिहास है कि 68 सीटें विधानसभा की हैं। जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को एक प्रदेश में मिले वो हिमाचल प्रदेश 69%। ये कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट जहां बहुत लोग चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी जीत हासिल करने वाले यहां पर किशन कपूर 4,80,000, रामस्वरूप की 4,05,000 वोटों से जीते। जहां वीरभद्र सिंह भी चुनाव लड़े, ठाकुर गंगा सिंह जी भी चुनाव लड़े, महेश्वर सिंह जी भी चुनाव लड़े और सुखराम जी भी चुनाव लड़े इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन 1,33,000 के उस आंकड़े को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन रामस्वरूप, दुबले पतले रामस्वरूप 4,05,000 वोटों से जीते। शिमला लोकसभा सीट कांग्रेस के पास लंबे समय तक एक नेता के पास रही वो सीट। वो हर बार जीतते थे, 7 बार जीते, वो सांसद बने सुल्तानपुरी जी, लेकिन 3,30,000 वोट से वो भी कभी नहीं जीते। हमीरपुर हम कई वर्षों से जीत रहे हैं, लेकिन 4 लाख वोटों से पहली बार जीता। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों को, जिन लोगों को गलतफहमियां थी, उनकी गलतफहमियां दूर कर दी। बहुत मुश्किल है, जो बोलते थे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को भी आसान जब लोगों का साथ होता है, समर्थन होता है, आशीर्वाद होता है, तो कड़ी बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी सहज रूप से, सरल रूप से विकल्प को खत्म किया जा सकता है, तो समाधान किया जा सकता है। हमने दोनों जीते। पंचायत के चुनाव अभी हाल ही में हुए, उसमें हम जीते। बीडीसी किए,
68 सीटों पर हम जीते, 68 ब्लॉक में हम जीते, 10 सीटों पर कांग्रेस जीती। जिला परिषद के 11 जिलों के चुनाव हुए, 11 में से 9 पर हम जीते, ये कांगड़ा भी हम जीते। जो हमको इस बात के लिए पूछते कि जयराम ने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं करने के बावजूद तुम्हारा हासिल ये है तो करने की जरूरत क्या है? अपने आप हो रहा है। अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा, मैं पूरा भरोसा करता हूं, पूरा विश्वास है कि उसमें भी अच्छा होगा। हमारे पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर जो है वहां पर उपचुनाव आया, उसमें भी हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस की लंबे समय से वो सीट रही, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जीतेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस बहुत बड़े संकट में इस भारत का नेतृत्व ऐसे मजबूत हाथों में आया है जो हमारे और आपके लिए कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो विश्व नेता की छवि बनाने में सफल। अमेरिका की एक बहुत प्रेस्टिजियस एक एजेंसी है, उस एजेंसी का एक सर्वे आता है। उस सर्वे में इस दुनिया के जो बड़े नेता, मजबूत नेता, विजन के साथ काम करने वाले, इनोवेशन के साथ काम करने वाले ऐसे नेता कौन है, 13 नेताओं में कंपटीशन हुआ। 13 नेताओं में जो है उसमें उनका जो ये लिया गया, सारा सैंपल लिया गया, सारा लोगों के बीच से फीडबैक, और उसमें पूरे देश नहीं दुनिया में सबसे मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप कल्पना करिए, हम कहते थे कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कहते थे, लेकिन मन में ऐसा सोचते थे कि होगी तो नहीं। तो हम कई सालों से बोलते जा रहे थे। आखिरकार एक दौर ऐसा आया जब आप हमारी आंखों के सामने, हम और आप सब लोग सौभाग्यशाली है कि उस दृश्य को हमने अपनी आंखों के सामने देखा। लोकसभा, राज्यसभा में बिल पारित हुआ और धारा 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे हुआ। कल्पना कर सकते हैं क्या? हम कहते थे भगवान रामचंद्र जी ने जहां जन्म लिया है उस वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, हम कहते थे। लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए कहते थे, क्योंकि कई सदियों से ये संघर्ष चला हुआ था। सबको मालूम था राम जन्मभूमि पर अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी ने महाराजा दशरथ जी के घर में जन्म लिया था। लेकिन मंदिर बनाने की बात कहते थे, लेकिन वो होती नहीं थी। लेकिन आखिरकार एक दौर आया, निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया भले, लेकिन उसके बावजूद आया कब? जब देश की बागडोर नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। भव्य मंदिर के निर्माण की, भूमि पूजन की लाइव तस्वीरें हमने और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम अपनी पीढ़ियों को आने वाले समय में सुना सकते हैं कि जब ये काम हुआ था, जब धारा 370 समाप्त हुए थे, हम टेलीविजन के सामने उसको देखते थे, उस बिल को पारित होते थे। हम आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझाने में सफल होंगे कि जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर वहां पर भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हो रहा था, तो हम टेलीविजन के सामने बैठ करके नरेंद्र भाई मोदी जी को उस पूजन में बैठ करके जो है मंदिर का शिलान्यास करते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। ये हमारी, हम सब लोगों का एक सौभाग्य है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जीवन की ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं के बारे में मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता था कि जिंदगी में ऐसा भी कभी दौर आएगा। वो दौर आया, हमारे सामने आया, हमारी आंखों के सामने आया, और जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। पाकिस्तान आता था, शरारत करके जाता था, हरकत करके जाता था, हमारे सैनिक मारे जाते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वहां जहां से तुम ये घुस करके आते हो वहां पर भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक की पीओके में,
और उसके बाद जब बड़ी घटना हुई, जब 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए कश्मीर घाटी में, पुलवामा में, उस विस्फोट में, तो भारत की सेना भारत की धरती से उड़ान भर करके वहां जहां से वो पीओके में जब साजिश रची गई थी, वहीं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए बम गिरा करके, गोले गिरा करके वहीं ध्वस्त करके आ गई। जहां एयर स्ट्राइक करने की जरूरत थी वहां एयर स्ट्राइक, जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत, सर्जिकल स्ट्राइक करने। देश यही चाहता था। काम होते रहेंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, लेकिन उसके बावजूद कई बार देश का ये भाव आता है कि काम के साथ साथ में सम्मान और स्वाभिमान हमारा जो है उसको ऊंचा भी हम देखना चाहते हैं। उस दृष्टि से भाई और बहनों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नहीं अनेक काम इस प्रकार से, जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और समर्थन से हम सरकार चला रहे हैं। हमने कोशिश की है हिमाचल में बुजुर्गों के लिए सेवा का भाव हम किस प्रकार से व्यक्त कर सके। करने के बाद का निर्णय हमने उस दिन यही इसी भाव के साथ लिया कि जिन लोगों की, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, समझा है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी सेवा के लिए कुछ करें। इसलिए हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पेंशन का प्रावधान किया, 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान। हमारे कांग्रेस के मित्र कई जरा की बातें करते कि भाई पेंशन का प्रावधान आप लोगों ने क्या, हम भी देते थे, लेकिन कब देते थे? उनके दौरान जो है ये पेंशन का प्रावधान जो है वो 80 साल की जब उम्र हो जाती थी, उसके बाद जब आदमी चला जाता था, जो या तो चला जाता था या जाने की स्थिति में होता था, उस वक्त उस बात को कहते थे। इसलिए भाइयों बहनों, उसमें हमने अंतर किया। हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत और जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान गांव में होना चाहिए, घर के करीब होना चाहिए, उसमें हम सफल हुए। पूरे देश में जनमंच एक ऐसी योजना है जहां खुले मंच पर माइक दिया जाता है, जिसकी समस्या है उसको कहा जाता है, उसको अपनी समस्या का जिक्र पर सामने मंत्री बैठा होगा, मंत्री के साथ विधायक बैठे होंगे, मंत्री के साथ वहां पर अधिकारी बैठते हैं, समस्याओं का समाधान मौके पर होता है। किसी को नकल चाहिए, प्रतिमा चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, तमाम सारी चीजें वहीं पर हाथों हाथ होती है। और इससे आगे बढ़ करके आदमी को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। हमने 1100 1100 नंबर आपको दिया, हमने कहा इस पर डायल करके आप समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के माध्यम से काम कर सकते हैं। आदमी घर बैठे 1100 पर फोन करते हैं, बिजली नहीं है, बिजली आती है, पानी नहीं है, पानी आता है, रास्ता टूट गया, रास्ता ठीक करने के लिए आते हैं। लेकिन आज से पहले जो सत्ता में 50 वर्ष तक जो पार्टी रही वो कभी सोच पाई बात। उनका सोचने का तरीका अलग तरह का था। काम नहीं होना चाहिए, चक्कर लगाओ, घुमाते रहो, पीछे चलाते रहो, तब जाकर के लोग जो है वो साथ चलते रहेंगे। काम हो जाएगा तो उसके बाद कोई याद नहीं रखता है। मुझे भी कई लोग बोलने लगे कि जरा भाई बाकी तो ठीक है, वो तो ये जो तुमने ना फटाफट काम शुरू करने की कोशिश की है, इससे तुमको नुकसान होगा। मैंने कहा कैसे नुकसान होगा भाई? नुकसान ऐसे होगा, बोलता आदमी ऐसा है कि वो जब तक काम नहीं होता तब तक पीछे चलता है, जब काम हो जाता है तो चला जाता है। कहां चला जाता है फिर वो याद भी नहीं रखता। हमने कहा कि हमें इस बात की जरूरत नहीं कि आदमी पीछे चलता रहे। हम लोगों का काम करें, वो याद रखे ना रखे, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। इसलिए हमने कहा कि हम तो करेंगे। सोच में अंतर कितना है, कल्पना करिए, परिवर्तन कितना है। और कुछ लोगों का यही होता था, वो स्कूल खोल देंगे, ये खोल देंगे, वहां पर हॉस्पिटल खोल देंगे, घोषणा कर देंगे, एक्सपेंशन होना चाहिए, सारी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से वहां पर होना भी चाहिए कुछ। अगर कॉलेज खोलने का
आपने ऐलान किया है तो बजट में प्रावधान भवन के लिए भी होना चाहिए। बजट में प्रावधान वहां पर टीचर्स के लिए, अध्यापक लगेंगे उनके लिए भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करने के लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। वो उनका विषय नहीं होता। उनको लगता था वोट मिल जाना चाहिए, बस वोट मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, और वोट ऐसे मिलेंगे। इसलिए मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाह रहा हूं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। आज भी हमने जो शिलान्यास के कार्यक्रम किए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे वाटर सप्लाई के जो हमारी टोटल स्कीम जो है उसमें ही 101 करोड़ रुपए का जो है बजट इस विधानसभा क्षेत्र में हम खर्च करने जा रहे हैं, जिसका आज हमने शिलान्यास किया। और हमारी जो उठाऊ पेयजल योजना गांव लुधियार और फ्लोरा की जो है इसका, और उसके साथ दूसरे हमारे पनाव से मनारा जो और देहरी के लिए छोटी बस्तियों के लिए पेयजल, और उसके बाद जो सिद्धपुर धार की आंशिक रूप से जो हमारी छोटी बस्तियां, ये सारी चीजें हमने कहा कि एक साल के अंदर यानी कि अगले साल जो है इसी महीने जो है 2022 में पूर्ण करके उद्घाटन के लिए तैयार होनी चाहिए, और ताकि उन लोगों को आपको जय श्री राम है। मेरा तो नाम ही ऐसा है, नाम लेते ही जय श्री राम होती है। और हमारे मित्र कई जो इस नाम से इस नारे से बहुत परेशान होते हैं, जब हमारा नाम का जिक्र होता है तो बोलते कि हो गया। मित्रों, इस तरह में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं। हमें हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। गरीब लोगों के लिए 150 करोड़ अभी तक हम हिमकेयर के अंतर्गत गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू की। तो मैंने देखा कि 22 लाख लोग हिमाचल के उसमें कवर हो रहे हैं, जिनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसमें मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां हिमाचल की पॉपुलेशन 72 लाख से ऊपर हो गई, मैंने कहा 50 लाख जो बाकी बचे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। और हमने कहा कि इस काम को हम अपने हाथों पर लेते हैं, और मैंने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की, और हिमकेयर के माध्यम से हम अभी तक 150 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं गरीब आदमी के इलाज, क्योंकि हमने उस दौर को देखा है। आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बीमार होता है, ठीक हुआ नहीं होता है, लेकिन वो मरीज कहता है डॉक्टर को मुझे घर ले चलो, मेरे पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ, अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे मालूम है तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज अभी तक पूरा हुआ नहीं, लेकिन मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि घर जमीन सब जो है कर्जे में डूब जाएगा, सारा परिवार कर्जे में डूब जाएगा। मैं दुनिया से चले जाऊं कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरा परिवार मेरे जाने के बाद भी उस कर्ज को अदा करता है। इस भाव के साथ कई बार तो हॉस्पिटल से वो लोग डॉक्टर को बताए बिना ही अपना सामान उठा करके घर चले जाते थे, और चीख पुकार के बीच में पीड़ा के उस दौर में से जिंदगी समाप्त हो जाती थी। हमने कहा ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आदमी गरीब है, गरीब के इलाज की जिम्मेवारी हमको लेनी है, और हमने ली। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हिमकेयर को हिमाचल प्रदेश के आज तक के जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सेवाएं चल रही है, जितनी भी योजना चल रही है, सबसे बेहतर योजना हिमकेयर है, जहां लोगों को इलाज के लिए पैसा जो है वो बिना खर्च किए जो है वो सहयोग सरकार की ओर से मिलता है। आगे बढ़कर के हमने एक और योजना शुरू की। हमने कहा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहीं एक्सीडेंट में टांगे टूट गई, चलने के लायक नहीं रहा, स्पाइन टूट गई, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया, किडनी हो गई, जिंदा है, बिस्तर पर पड़ा है लेकिन चल नहीं सकता है। घर के एक परिवार के सदस्य को उसकी सेवा के लिए वहां पर रात दिन उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उस आदमी की मदद हो, कैसे मदद हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा 3000 रुपए हम सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में हर महीने डालते हैं। 12,000 लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गए जिनको सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपए उनके खाते में आ रहा है।
मदद करने की कोशिश। और भी बहुत सारी योजनाओं को हम जिक्र कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आदमी, हम जाते हैं तो आदमी मिलता है कागज लेकर के, मुझे मकान दीजिए, मेरे पास मकान नहीं है। हालांकि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां पर हर व्यक्ति के पास मकान है, लेकिन हर आदमी का एक स्वप्न होता है, गरीब हो करके भी अच्छे मकान में, ठीक मकान में वो रहना चाहता है। हिमाचल में कोई भी ऐसा परिवार नहीं जो फुटपाथ पर सोता है, लेकिन फिर भी अपना मकान हो, अच्छा हो, जहां मैं अपने रिश्तेदारों को भी बुला सकूं, मैं खुद भी वहां आराम से रह सकूं। इस तरह की भावना हर व्यक्ति में होती है। मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकारों में 2000 से 3000 मकान दिए जाते थे। हमने ये मकान के कोटा बढ़ा करके जो है 10,000 किया, और अब के इस बजट में तो मैंने इस कोटे को बढ़ा करके 12,000 मकान हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को देंगे। कोई आदमी, गरीब आदमी मकान के लिए अगर हमको एप्लीकेशन दे तो उसकी हम मदद कर सकते हैं। हर आदमी का घर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, बहुत वक्त लगेगा अगर हम लंबी बातें करेंगे। और हाँ, मैं कह रहे कि भाई पेंशन का आपने और बढ़ा दिया। हमारे हिमाचल प्रदेश में हमने 70 साल से ऊपर तो सबको पेंशन लगा दी थी, पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था। लेकिन फिर उसके बाद हमने अब की बार ये सोचा कि हमारी महिलाओं की पॉपुलेशन 50% है हिमाचल प्रदेश में, और महिलाओं को एक बहुत कठिन दौर में से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनकी पेंशन की आयु हमने 70 साल से 65 साल इस बजट से कर दी। 65 साल के ऊपर की जितनी भी बहनें होंगी 69 की एज तक उनको 1000 रुपए मिलेगा। जब 70 की होंगी तो उनको 1500 रुपए हर महीने का मिलेगा। जिन माताओं के कोख से हमने जन्म लिया है उनके प्रति हमारा ये दायित्व बनता कि ऐसे संकट के क्षण में जब उनको जरूरत है हम उनके लिए मदद के लिए खड़े। सरकार उसी को कहते हैं, सत्ता सिर्फ सुख भोगने के लिए कुछ लोगों के लिए नहीं, उस पीढ़ी के लिए, उस मातृशक्ति के लिए है जिनकी वजह से दुनिया को जो है सब लोगों ने देखा है। उनके प्रति हमारा ये दायित्व बनता है, इसलिए हमने उसमें ये काम करने की कोशिश की। हमने हिमाचल प्रदेश में अब नई योजना की भी शुरुआत की। हमारी बेटियां पढ़ती हैं, पढ़ाई करने के बाद जब उनके शादी की एक स्थिति आती है तो हमने जो है बेटियों की शादी के लिए भी अब नया एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम हमने शगुन रखा है। 31,000 रुपए बेटी की शादी पर हम जो बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे गरीब परिवार, उनको 31,000 की मदद हम करेंगे। क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता जब अपने मां बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है। इस प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हो गई। मैं आपके बीच में जब 2-3 चीजों का जिक्र, यहाँ पर विधायक महोदय खड़े हो गए हैं, इनको लग रहा कि ये बीच में धन्यवाद नहीं करते, अपनी बात को समाप्त करके और मेरी बातें रह जाए। अर्जुन जी अपने क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, और स्वाभाविक रूप से एक विधायक होने के नाते हर व्यक्ति की इस प्रकार की भूमिका रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। आपने पिछली बार कहा था कि डिग्री कॉलेज चाहिए, वो डिग्री कॉलेज आपको दे दिया, वो आपका वहां पर चल रहा है। और आपने कहा था कि भी आप जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस चाहिए, वो भी आपको मिल चुका है, वो भी काम कर रहा है। हाँ जी, क्या धीरे धीरे बोल रहे हैं कुछ, तो बाकी सारी चीजें इन्होंने बहुत बातें कही। वो भी कल संकट नहीं होता तो मैं एक साथ ही यही बोल सकता था कि जो कुछ भी इन्होंने कहा उसको हम कर देते हैं, लेकिन संकट है, कुछ चीजें कर लेंगे, कुछ चीजें अगली बार दोबारा भी बुलाना मेरे को भाई। मैं आपके बीच में ये कहूंगा कि जो हमारे यहां से जो एक सड़क का जिन्होंने जिक्र किया, जो उच्च मार्ग 22 का और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर है, ये देहरा जवाली सड़क के लिए
इसके लिए सीआरएफ के लिए इन्हें कहा है, हमारा जो शेल्फ जाता है, सीआरएफ का शेल्फ जाता है, उसमें कुछ एक हमारी टेक्निकल चीजें रहती है कि क्या उस नॉर्म्स के तहत वो सारी चीजें वो सड़क आती है कि नहीं आती है। मैं इन सारी चीजों को एग्जामिन करूंगा और अपनी ओर से कोशिश यही करूंगा कि ये सड़क उसमें कवर हो जाए, ताकि आपको इस सड़क के लिए सीआरएफ के तहत जो है उसमें पैसे का प्रावधान एक मुश्त तो है, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा आता है तो ज्यादा पैसा आपको इस सड़क के लिए उपलब्ध हो सके, ताकि ये सड़क बन करके आपको अच्छी तरह से अच्छी सड़क बने। एमडीआर तो उसको कर दिया है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड उसको कर दिया है, तो उसको उस तरह से करने की दृष्टि से जो बात कही है उस पर निश्चित रूप से विचार करके आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको औपचारिकताएं पूरा करना ये आवश्यक होता है कि कई बार हम अनाउंस कर देते हैं और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि फीजिबल नहीं थी, क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते थे, तो इसलिए इस सारी चीज को मैं निश्चित रूप से इस तरह से देखूंगा। एक आरओबी का जिक्र किया, रेलवे ओवरब्रिज का जिक्र किया, जहां आपने इस बात का जिक्र किया है कि 20,000 की जनता हर दिन उस परेशानी के दौर में से गुजरती है, और इसलिए आपने कहा कि जो धार जरूर में जो है वो रेलवे ओवरब्रिज जो है, मैं केंद्रीय मंत्री से अभी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आए थे पीयूष गोयल जी, उनसे सारे मामले को टेकअप किया है। मैं लिखूंगा उनसे और लिख करके हमने इसका समाधान निकाला भी है। जितने भी आरओबी हैं, रेलवे ओवरब्रिज है या आरयूबी है जो रेलवे अंडरब्रिज है जो नीचे से जाते हैं, उसका समाधान करने के लिए हमने कहा कि हमारी मदद करिए। और क्योंकि वो पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं हमसे, छोटी सी अगर पाइप भी अगर रेल से हमको यहाँ से पार करनी है तो उसके लिए भी वो करोड़ों रुपए मांग लेते हैं इस बार हमसे। तो हमने कहा ये गलत तरीका है, तो मैं इसके लिए केंद्र सरकार को, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को लिखूंगा कि इस पुल के लिए जो है वो स्वीकृति प्रदान करे, और स्टेट का शेयर जो भी जितना भी होगा, क्योंकि ये दोनों को मिला करके करना पड़ता है, प्रदेश सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है, वो पैसा हम उसमें देंगे ताकि इस पुल को बना करके तैयार किया जाए, लोगों को आने जाने की सुविधा हो। इसके अलावा कुछ ने सड़कों का जिक्र किया है, कुछ सड़कें कहा है कि मैं उन सड़कों का नाम के हिसाब से मैं छोड़ देता हूं। मैं आपको क्या 1, 2, 3 सड़कें बताइए प्रमुख रूप से आपको, और ये 3 सड़कों के लिए मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो एक हमारी सड़क है, ये मतलाट से समलाना, दूसरी है सफेदा चौक से गांव सौदा, और तीसरी है हरिजन बस्ती माता घाट से सिवनी पंचायत में, उसके लिए। और उसके अलावा एक और बताई आपने कौन सी, दवाई से न्योर, ये 4 सड़कों का मैंने जिक्र किया। फिलहाल में इन चारों सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों का, हालांकि मैंने इनको पैसा दे दिया, इनके हिस्से का पैसा इनको पहले चल जा चुका है, ये मेरे को जो है वो जबरदस्ती ले रही है। और उसके साथ जो बाईपास वाली जो बात कही गई है, जो ट्रैफिक की समस्या उन्होंने कही है, नगरोटा सूर्य में जो ट्रैफिक की भारी समस्या है और इसलिए उसके लिए बाईपास की जरूरत है, इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, इसको हम देख लेंगे किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। उस दृष्टि से मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि इसका हमको इंतजाम करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका समाधान हो सके। इसके अलावा एक यूनियन स्कूल की बात कही, हालांकि मुझे लगता है कि कांगड़ा जैसे जिले में स्कूलों की जरूरत बहुत ज्यादा रही नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल खोल दिए। अब मालूम नहीं ये सच बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। और ये हाँ जी, कौन प्रधान बैठे हैं? परमार जी बैठे हैं, बोलते हैं प्रधान जी, हाँ जी, और कह रहे हैं देखो प्रधान जी को के नाम से कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि नरोली में जो है ये हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बात है। प्रधान जी यहाँ पर कहाँ है? नहीं, अच्छा, हाँ जी प्रधान जी, सही बात है। कितने बच्चे हैं?
बच्चे कम है वहां। चलो, अब आपने इसको समर्थन दे दिया है इस बात को ले, तो मैं स्कूल को हाई स्कूल से +2 करने की भी यहाँ पर घोषणा। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमरेला में कहा, आपने कहा कि राज्य की प्राथमिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो है उसमें साइंस की क्लासेस शुरू करने की जो बात कही है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। बच्चों को साइंस के फील्ड में पढ़ने के लिए जरूरी बहुत आवश्यक है, इसके लिए हम इंतजाम करेंगे, इसको स्वीकार करता हूँ। और अमनी में जो है जहाँ प्रयोगशाला बनाने की बात कही गई है, इसके लिए मेरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि वो एस्टीमेट बना करके दे दें, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमनी है इसका एस्टिमेशन दे दें, और उसके लिए बजट के लिए मैं प्रावधान करने के लिए डिपार्टमेंट को कहूंगा, ताकि यहाँ पर हमारी ये भवन बन सके। कुछ जगह वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बच्चों की स्ट्रेंथ का पूरा फीडबैक लेकर के इसको भी हम एग्जामिन कर लेंगे। और इसी प्रकार से जो डिग्री कॉलेज दिवाली में बताया गया कि फिजिकल एजुकेशन के पद जो है वो सृजित करने की जरूरत है, इस बात को भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि डिग्री कॉलेज दिवाली में फिजिकल टीचर के जो है वो हमारे वहां पर ये सुविधा हो, टीचर हो। इसके लिए पोस्ट क्रिएट करने की जो बात कही है उसके लिए हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। एक और जो बात कही गई है कि जो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ये हॉस्पिटल है नगरोटा सूर्या। नगरोटा सूर्य जो है वो वहां पर इन्होंने कहा कि वहां अभी तक जो है जिसका मैं पूछ रहा था ओपीडी का, मैं पता कर रहा था कि कितनी तक ओपीडी वहां पर होती है। मालूम पड़ा कि 200-250 ओपीडी होती है। इसका मतलब है कि भाई वहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और वहां पर मालूम पड़ा कि वो बहुत पुराने समय से उसको अपग्रेड तो पीएससी से सीएससी तो कर दिया, लेकिन पोस्टें वहां पर क्रिएट नहीं की गई हैं। मैं इसमें पोस्टों की क्रिएशन और उसके साथ साथ में इस सीएससी के जो बेड कैपेसिटी जो है उसकी जो है वो बढ़ा करके 50 करने की भी ये बातें सारी हो गई। और अब निगरानी बड़ी मुश्किल हो गई। मैं उसमें देख रहा था पटवार सर्कल भाई बड़े कम है, सब तहसील है, अभी सब तहसील है। कहाँ पर पीछे ऑफिस नजदीक है, ये सब पीछे बैक साइड ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है। उसमें मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, आप जो सब तहसील चल रही है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो देरा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आता है, दूसरी जगह से भी आता है। चलो अब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो तहसील की जो बात कहेंगी, सब तहसील को अपग्रेड करके इसको भी तहसील बढ़ा देंगे। पुलिस चौकी नगरोटा सूरी की अगर बात है तो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि ये हमने कर दी है, पहले कर दी है, थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। तो यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, तहसील भी कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जो करना है वो ये करना है कि 2022 में फिर इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक शिमला पहुंचना है। सरकार बनानी है, दोबारा बनानी है और लंबे समय तक सरकारें बनानी है, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बड़ी संख्या में आप लोगों ने हमारी बात को सुना, धैर्य से सुना। और डिजिटल एक्सरे का मैं डिपार्टमेंट ही देख लूंगा, उसको कोई बहुत ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसका समाधान हम करेंगे। आप सबने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।